ऑब्जेक्टिव शीट नंबर 50 का फर्स्ट क्वेश्चन है। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ वायर कैन बी ब्रोकन बाय अप्लाइंग अ लोड ऑफ 20 kg वेट। एक तार को मैं तोड़ना चाहता हूं, या वायर का एक सरिया ले लो, स्टील ले लो, मैं उसको तोड़ना चाहता हूं। कितनी फोर्स लगाई मैंने? 20 kg वेट। फाइंड फोर्स रिक्वायर्ड टू ब्रेक द वायर ट्वाइस द डायमीटर। मुझे एक बात बताओ पहले, अगर मैं वायर ट्वाइस द डायमीटर लूं तो मोटी वायर हो जाएगी। मोटी वायर को तोड़ने के लिए फोर्स रिक्वायर्ड ज्यादा होगी, है ना। पतली वायर जल्दी टूटेगी और मोटी वायर थोड़ी लेट टूटेगी, फोर्स ज्यादा लगानी पड़ेगी। तो ये तो एग्री करते हो कि अगर मैंने पतली से मोटी वायर कर दी तो मुझे फोर्स चेंज करनी पड़ेगी, पहला पॉइंट क्लियर है। लेकिन किसी भी वायर को तोड़ने का जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस वो कांस्टेंट होता है, चाहे वायर मोटी हो चाहे पतली हो, उससे कोई फर्क नहीं। आप कहोगे ऐसा क्यों? फोर्स डिफरेंट होती है, स्ट्रेस सेम होता है, क्योंकि स्ट्रेस के अंदर फोर्स भी आता है और एरिया भी आता है। क्योंकि जो स्ट्रेस होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस या स्ट्रेस होता है, वो होता है रेशियो ऑफ फोर्स एंड एरिया। अगर आप फोर्स को डबल करते हो तो आपको एरिया को भी क्या करना होता है? डबल। देखो ना, अगर आपने एरिया डबल कर दिया तो समझो आपको फोर्स भी ज्यादा लगानी पड़ेगी ताकि स्ट्रेस रिमेन्स सेम। इसलिए किसी भी वायर को तोड़ने के लिए याद रखना एक चीज कांस्टेंट होती है, और वो क्या है? उसका स्ट्रेस। तो यानी कि जब वायर पतली थी तो फोर्स F1 लगी एरिया A1 पे। जब मैंने उसका डायमीटर को क्या कर दिया? ट्वाइस। डायमीटर ट्वाइस होने का मतलब क्या है? पाई इंटू 2r का स्क्वायर। क्रॉस सेक्शन एरिया कितना हो गया? 4 टाइम्स। तो एरिया कितने टाइम्स हो गया? अगर पहले एरिया A1 है, अब कितना हो गया? 4 इंटू A1। A1 में लिख दिया सीधा। तो रेडियस ट्वाइस होने से एरिया 4 गुना ज्यादा हो जाता है। तो एरिया पहले A1 था, अब एरिया कितना हो गया? 4 टाइम्स। तो सोचो अगर एरिया 4 टाइम्स है तो, और पहले फोर्स क्या लग रही थी? 20 kg वेट। तो एरिया से एरिया क्या हो गया? कैंसर। तो अब मुझे फोर्स क्या लगानी पड़ेगी? 80 kg वेट। पॉइंट क्लियर है यहां तक? इसको ओवरली भी कर सकते हो। अगर सोचो एरिया 4 टाइम्स हो गया तो फोर्स भी 4 टाइम्स ही करनी पड़ेगी, ताकि 4 से 4 कैंसर, स्ट्रेस तभी तो कांस्टेंट आएगा। तो अगर 20 kg वेट है, 20 इंटू 4 80 kg वेट, वैसे आंसर है। तो पॉइंट सबको समझ में आ रहा है कि क्या लॉजिक है इसमें? ठीक। तो ऐसे क्वेश्चन को, तोड़ने वाले क्वेश्चन में ब्रेकिंग स्ट्रेस को क्या रखना है? कांस्टेंट। नेक्स्ट है, केबल दैट कैन सपोर्ट अ लोड ऑफ W इज कट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। 2 टुकड़े कर दिए केबल के, और एक केबल कितनी वेट को सह सकती है, उठा सकती है? W। 2 इक्वल पार्ट्स तोड़ दिए L/2 L/2 लेंथ की, और उसको अब कितना वेट लगाया जा सकता है ताकि वो वायर टूटे ना? तो मैक्सिमम वेट वो क्या उठा सकती है? छोटा पीस। आंसर सेम है, W। क्यों? क्योंकि ना तो मैंने उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन चेंज किया, वायर को मोटा पतला नहीं किया, मैंने नहीं किया, वायर तो वैसी है। ठीक है, 10 मीटर की जगह मैंने 4 मीटर वायर ले ली, तो अगर 10 मीटर वायर 15 kg उठा सकती है तो 4 मीटर वायर भी 15 ही उठाएगी, क्योंकि एरिया को मैंने चेंज नहीं किया। अगर मैं एरिया चेंज करता हूं वायर का, हाँ, फिर फोर्स और वेट चेंज होगा। लेकिन जब मैंने एरिया चेंज नहीं किया तो स्ट्रेस तो कांस्टेंट है और फोर्स बाय एरिया कांस्टेंट है। तो अगर एरिया कांस्टेंट है तो फोर्स की वैल्यू भी कांस्टेंट है, तो फिर फोर्स की वैल्यू विल रिमेन्स W ओनली, फिर नहीं चेंज होगी। अकेला वेट चेंज नहीं होगा। अगर एरिया चेंज होता है वायर का तो ही फोर्स चेंज होती है, नहीं तो फोर्स चेंज नहीं होती। जैसे क्वेश्चन है, वायर्स A एंड B आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। इस चैप्टर में इलास्टिसिटी में अगर मटेरियल सेम है, दोनों सेम इलास्टिसिटी के हैं, तो Y की वैल्यू विल रिमेन सेम। A हैज ट्वाइस द डायमीटर एंड 3 टाइम लेंथ ऑफ B। देखो A का डायमीटर B से ट्वाइस है और लेंथ A की B से थ्राइस है, ये गिवन है। इफ इलास्टिक लिमिट्स आर नॉट रीच्ड व्हेन ईच इज स्ट्रेच्ड बाय सेम टेंशन। सेम टेंशन का मतलब फोर्स की वैल्यू दोनों पे एग्जैक्टली सेम है। द रेशियो ऑफ एनर्जी स्टोर्ड इन A टू दैट ऑफ B विल बी इक्वल टू व्हाट? तो एनर्जी स्टोर्ड A और B की निकालनी है। एनर्जी स्टोर्ड, वर्क डन एक ही बात है। वर्क डन के कई फॉर्मूले निकालने थे, उनमें से एक फॉर्मूला था हाफ इंटू F इंटू डेल्टा L, लेकिन मैंने ये नहीं लगाना क्योंकि मेरे को ना इसमें डेल्टा L नहीं गिवन, तो मैंने चेंज कर दिया फॉर्मूला। मैंने क्या किया? वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम का फॉर्मूला लगा लिया। वर्क डन पर यूनिट वॉल्यूम क्या होता था? हाफ इंटू स्ट्रेस इंटू स्ट्रेन, या फिर हाफ इंटू स्ट्रेस स्क्वायर बाय वाई। फायदा ये है कि वाई दोनों वायर का सेम है, और स्ट्रेस क्या होता है? फोर्स बाय एरिया। एरिया की रेशियो तो मैं निकाल लूंगा यहां से।
तो ये फॉर्मूला ज़्यादा बेटर है। और वॉल्यूम की जगह क्या पुट करेंगे सिलेंड्रिकल वायर का, एरिया इंटू लेंथ, ए इंटू एल। तो वॉल्यूम की जगह ए इंटू एल करेंगे इसमें। क्या ये पॉइंट यहाँ तक क्लियर है? ये फॉर्मूला मैंने करवाया था, डराइव हमने किया था। तो एक काम करते हैं, इसके अंदर सबसे पहले वायर नंबर 1 वॉल्यूम को राइट साइड पे ले गया मैं, तो वर्क डन का फॉर्मूला वायर नंबर ए के लिए स्ट्रेस की जगह फोर्स ए और क्रॉस सेक्शन पाई आर स्क्वायर ए का, और वॉल्यूम एरिया पाई आर स्क्वायर इंटू लेंथ, पाई आर स्क्वायर क्रॉस सेक्शन एरिया इंटू लेंथ, और वाई फॉर ए। फिर वही चीज बी के लिए हाफ फोर्स बाय एरिया क्रॉस सेक्शन, यंग्स मॉडुलस बी का अलग, और पाई आर स्क्वायर इंटू एल बी इसका वॉल्यूम। लेकिन जब आप डिवाइड करेंगे तो यंग्स मॉडुलस से यंग्स मॉडुलस कैंसिल, बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ सेम मटेरियल। तो वाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, कैंसिल। फोर्स की वैल्यू, करेक्ट टेंशन सेम है तो फोर्स की वैल्यू भी दोनों में सेम है, तो आप इन्हें डिवाइड कर लेना। जब डिवाइड करेंगे हाफ से हाफ, वाई से वाई, एफ से एफ, कैंसल। क्या बचेगा, एक आर बचेगा और एक एल बचेगा। आपको आर की रेशियो पता है, आपको एल की रेशियो पता है, निकाल लेना आंसर। गिवन है वो, तो देखो आपको आर की रेशियो और एल की रेशियो तो गिवन है। तो यहां से क्या करना है आपने, पहले ए के लिए फॉर्मूला लगाना है, फिर बी के लिए फॉर्मूला लगाना है और दोनों को डिवाइड करना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, फॉर्मूला आना चाहिए। मैं आपको बता रहा हूं ये चैप्टर ज्यादातर फॉर्मूला बेस्ड है। और सिर्फ यही नहीं है, आप मानोगे नहीं मेरी बात, वॉल्यूम 2 के न्यूमेरिकल है ही फॉर्मूला बेस्ड। मैकेनिक्स में समझ भी सकता हूँ कि यार थोड़ा 2-3 चैप्टर्स का कॉम्बिनेशन चलता है इसमें, चलो जिसको आती है उसको बहुत अच्छे से आती है, जिसको नहीं आती है उसका वो कनेक्ट भी नहीं कर पाता। अब इसको कनेक्ट क्या करोगे, 2 फॉर्मूले तो यूज करने हैं इसमें। पॉइंट समझ में आ रहा है यहां तक कि कौन सा फॉर्मूला किस में लगेगा? कर लोगे सॉल्व ये? शीट शेयर करूंगा, कोई बात नहीं आपके साथ, बट समझ में आ रहा है कि कैसे करना है। फॉर्मूला क्या लगेगा, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ यूनिफॉर्म स्टील वायर जिसकी डेंसिटी गिवन है, स्टील वायर की डेंसिटी गिवन है इस 2.5 मीटर लॉन्ग, तो आपको लेंथ पता है, एंड वेज इतना, आपको वायर की पूरी डायमेंशन दे दी उसने। एक वायर है उसके बारे में सब बता दिया कि क्या उसका मास है, क्या उसकी डेंसिटी है। मेरे को ये पता है कि अगर वायर की डेंसिटी पता है और मास पता है तो कम से कम वॉल्यूम तो निकाल ही लोगे। मास बाय डेंसिटी से क्या आएगा, वायर का वॉल्यूम। वायर की लेंथ भी पता है, अब मुझे पता है कि वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ, तो आपको यहां से वॉल्यूम पता है और लेंथ पता है, क्या आ गया, एरिया भी आ जाएगा। तो वायर की डायमेंशन इसलिए गिवन है क्योंकि आपको यंग्स मॉडुलस के फॉर्मूले में चाहिए होता है एरिया, तो एरिया कहां से आता है, वॉल्यूम से। तो इसलिए उसने आपको डेंसिटी और मास दे दिया। आप क्या निकाल सके, वॉल्यूम। वॉल्यूम को एरिया इंटू लेंथ पुट करके क्या आ जाएगा, एरिया। ये तो वायर के बारे में दे दिया। अब शुरू करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट सब इसलिए गिवन है ताकि आपको वॉल्यूम पता लग जाए और एरिया पता लग जाए। तो वायर की साइड डायमेंशन पता लग गई। अब शुरू करते हैं। वो कह रहा है इट इज एक्सटेंडेड बाय 1.25 mm। एक्सटेंडेड का मतलब डेल्टा एल, डेल्टा एल कितना है, 1.25 mm मीटर में कन्वर्ट कर लिया। कब, जब उसके ऊपर लोड क्या लगा, 8 kg का। 8 kg का मतलब 8g। तो क्या निकालना है आपको, यंग्स मॉडुलस। हाँ तो लगा लेना, इसमें फोर्स पता लग गया, एरिया आपने निकाल लिया, और डेल्टा एल आपको पता है, एल आपको पता है, यहां से सॉल्व करके यंग्स मॉडुलस आ गया। ये पॉइंट क्लियर है। इसमें एक कंफ्यूजन है क्वेश्चन में, बताओ क्या। कर तो दिया, आंसर भी आ गया, प्रॉब्लम का है आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा है कुछ। लास्ट टाइम में कॉन्सेप्ट किया था, अगर आपको वायर का मास भी गिवन है, ब्लॉक का मास भी गिवन है, आप सिस्टम का सेंटर ऑफ मास ढूंढते हो, वो लेंथ पुट करनी होती है। जबकि मैंने नहीं की, मैंने ओरिजिनल लेंथ एल ले ली। पॉइंट है, वायर का मास है ना,
जबकि हमारे क्वेश्चन बिना वायर के मास के चलते हैं, हम वायर का मास कब लेते हैं। इसने यही एज्यूम किया कि वायर की डायमेंशन इसलिए गिवन थी ताकि आप एरिया निकाल सकें, लेकिन कैलकुलेशन के अंदर उसने वायर का मास नहीं लिया, उसने सिर्फ बॉब का मास लिया, तभी तो उसने वेट क्या पुट किया, सिर्फ 8g लिखा ना, लोडेड बाय 8g बस। उसने वायर के वेट को कंसिडर नहीं किया। अब स्टूडेंट कहता है यार ये क्या बात है, मैं ये तो बड़ी गलत बात है, कॉन्फिडेंस लो गया मेरा, तो पेपर में आ गया मैं लूँ या ना लूँ, सेंटर ऑफ मास ढूंढूँ कि ना ढूंढूँ। मत ढूंढना भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन कोई नहीं देने वाला तुम्हें कि पहले वायर का सेंटर ऑफ मास ढूंढो, मतलब एक प्रॉब्लम सेंटर ऑफ मास की वो, फिर ब्लॉक का ढूंढूं, फिर उनका सेंटर ऑफ मास ढूंढूं, मतलब आधा काम तो मैं सेंटर ऑफ मास में ढूंढने में लगा दूं और फिर मैं लेंथ ढूंढूं। ऐसा कोई क्वेश्चन पूछता नहीं है, एक्सेप्ट एक बुक एच.सी. वर्मा का अनसॉल्व्ड प्रॉब्लम है, वही पूछता है, बाकी कोई ना पूछता। बाकी आपको मासलेस वायर के साथ ही करना है, आप सीधा आंसर कर देना। पॉइंट समझ में आ रहा है? लेकिन तो मतलब बुक्स में कुछ नहीं है, वो लोडेड बाय बोल रहा है तो आपने लेंथ को एल ले लेना है, खत्म कहानी। ठीक है, वो मारता है शॉर्टकट कि चलो यार इतना बच्चा नहीं कर पाएगा तो सीधा नॉर्मल तरीके से चलने दो। तो समझ में आ रहा है? तो लेकिन मैं आपको कॉन्सेप्ट बता दिया कि यहाँ पर ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पर लेकिन पूछना नहीं है क्योंकि मैंने जवाब दे दिया है कि इसने बस अप्रोक्सीमेटली कर दिया। ठीक है, ये क्वेश्चन तो नॉर्मल है। इस क्वेश्चन को देखें, वायर क्रॉस सेक्शन एरिया A1 पता है, इज स्ट्रेच्ड बाय का मतलब क्या पता है, डेल्टा L1 पता है, बाय अ सर्टेन वेट। हाउ फार विल द वायर ऑफ सेम मटेरियल एंड लेंथ बट ऑफ एरिया A2 पता है, स्ट्रेच यानी कि क्या निकालना है, डेल्टा L2 निकालना है अंडर द एक्शन ऑफ सेम फोर्स। अब कह रहा है वायर भी सेम है, वायर सेम है तो यंग्स मॉडुलस भी सेम है, एरिया mm में गिवन है तो मीटर स्क्वायर में पूरा कर लिया, डेल्टा L1 पता है, फोर्स सेम है, वाई सेम है, तो एक काम करो यंग्स मॉडुलस पहली और दूसरी वायर का सेम कर दो। तो पहले फोर्स F है, एरिया A1 है, डेल्टा L1 L भी सेम है दोनों का क्योंकि वायर तो एक ही है। दूसरे केस में फोर्स सेम है, लेंथ सेम है, वाई भी सेम है, चेंज सिर्फ दो ही चीज़ें हो रही हैं, एक एरिया और एक डेल्टा L। तो इसको इक्वेट करके क्या आ गया, A1 इंटू डेल्टा L1 इज A2 इंटू डेल्टा L2। आपको दोनों केस में एरिया पता है, डेल्टा L1 पता है, सॉल्व करके क्या आएगा, डेल्टा L2। बट समझ में आ रहा है कि एक वायर का मटेरियल सेम है तो यंग मॉडुलस को क्या कर सकते हैं, इक्वेट। फिर ये चेक करना है कि दोनों में फोर्सेस सेम है, वाई सेम है, एल सेम है, तो सब काट दो, दो ही फैक्टर चेंज हो रहे हैं, एक डेल्टा एल और एक एरिया। क्वेश्चन से पता लग रहा है एक डेल्टा एल और एक एरिया बस। तो क्वेश्चन में वो यही पूछ रहे हैं कि अगर एरिया पहले केस में इतना है तो डेल्टा L1 इतना है, दूसरे केस में एरिया दे देंगे तो डेल्टा L2 क्या होगा, तो इनका प्रोडक्ट विल रिमेन सेम। बट समझ में आ रहा है कि कैसे ये सोचना है इस टाइप की प्रॉब्लम को? कोई डाउट इसमें? ठीक है, यहां तक कैसे ये केस चल रहा है, बात समझ में आ रही है सबको? हमने वाई सेम क्यों किया, क्योंकि वायर को चेंज ही नहीं किया, मटेरियल तो वायर का सेम है, तो आधी प्रॉब्लम तो वाई सॉल्व कर देगी। तो वाई और वाई को इक्वेट करके आंसर, जैसे इस क्वेश्चन को करेंगे, इस क्वेश्चन को, ये क्वेश्चन जेईई मेंस और नीट में बहुत बार आया हुआ है, लेकिन उसको करने का तरीका बहुत लंबा बुक्स में शो किया हुआ है, हमने नहीं करना, हमने 2 लाइन में एक शॉर्टकट नोट करना है। कैसे करना है वो कह रहे हैं, अ स्लाइटली कॉनिकल वायर ऑफ लेंथ L, ये रही, एंड एरिया जो रेडियस ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो R1 R2 है। हमने तो आज तक ऐसी वायर देखी नहीं, हमारे कोर्स में वायर सिलेंड्रिकल वायर है, इस तरफ भी रेडियस R है और इस तरफ भी रेडियस R है, R और R बराबर है। यहां पर रेडियस अनइक्वल है, R1 और R2 है। वो कह रहा है कि इस केस में मैंने F लगाई, दोनों एंड से मैंने फोर्स लगाई वायर पे, तो वायर स्ट्रेच हो गई, खिंच गई। आपको डेल्टा एल बताना है वायर का क्या होगा, ये क्वेश्चन, और यंग मॉडुलस वाई है। प्रॉब्लम समझ में आ गई? कुछ नहीं करना, आपको यंग मॉडुलस के फॉर्मूला से डेल्टा एल निकालना है। तो अगर मैं यंग्स का फॉर्मूला लगाऊं जो कि फोर्स डिवाइडेड बाय एरिया
डेल्टा एल डिवाइडेड बाय एल लगेगा, तो y की फॉर्म में आंसर है, सही है। फोर्स क्वेश्चन में f लगानी है, ये भी सही है। डेल्टा एल मुझे निकालना है, ये भी सही है। लेंथ ऑफ द वायर क्या है, एल, ये भी सही है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या निकाल लेते हैं, डेल्टा एल। तो डेल्टा एल की वैल्यू क्या आएगी, एफ एल वाई और एरिया। बस मुझे लास्ट बता दो एरिया क्या पुट करूं। कोई कहेगा पाई आर वन स्क्वायर, कोई कहेगा पाई आर टू स्क्वायर। कंफ्यूजन हो गई। आर वन आर टू कैसे, क्यों? नहीं तो आर वन आर टू ले लेते, क्यों है? नहीं, एक्चुअल में अगर आप इसका सोल्यूशन देखें, एक्चुअल तरीका तो ये है जो बुक्स करती हैं। वो कहती हैं कि देखो यहाँ एरिया अलग है, यहाँ एरिया बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया और बढ़ गया। तो अगर मैं डेल्टा एल एक बारी में लगा नहीं पाऊंगा, तो मेरे को पहले छोटा पोर्शन लेना है ये वाला, और ये देखना है कि छोटा पोर्शन कितना एक्सपैंड हुआ, डीएल निकालना है मुझे। डीएल एक्सपेंशन इन दी वायर स्मॉल निकलेगी, क्योंकि यहाँ का एरिया पाई आर स्क्वायर है। फिर अगले इंस्टेंट पे एरिया चेंज हो जाएगा, तो एरिया चेंज हो रहा है तो डी आर की वैल्यू, डीएल की वैल्यू भी एक्सपेंशन में छोटी छोटी चेंज हो रही है। तो डीएल या डेल्टा एल की वैल्यू छोटे छोटे पोर्शन की डिफरेंट होगी, क्योंकि एरिया डिफरेंट है। एरिया डिफरेंट तो वाई के फॉर्मूले में पुट करो ना, अगर एरिया डिफरेंट है डेल्टा एल भी डिफरेंट आएगा। अब ऐसे तो मुझे इंटीग्रेशन करनी पड़ेगी, डीएल डीएल छोटी एक्सपेंशन छोटी 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 छोटी। एक्चुअल में यही तरीके हम नहीं करेंगे। इतना बड़ा क्वेश्चन करूंगा, इंटीग्रेशन करूंगा कि क्वेश्चन करूंगा, तो एक शॉर्टकट करेंगे कि हम ऐसे केस में जो एरिया लेते हैं वो ज्योमेट्रिक मीन लेते हैं। नॉन मेडिकल वालों को पता है ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है। जब आप वो डेरिवेशन, जब आप इंटीग्रेशन करेंगे, हमने नहीं करनी, और उसका एंड रिजल्ट देखेंगे, वो एंड रिजल्ट ये आएगा। तो यानी कि पहले सेक्शन का एरिया क्या है, पाए आर वन, दूसरे का पाए आर टू। आंसर क्या आएगा, पाए। ये फॉर्मूला नोट कर ले। तो अगर वायर कॉनिकल है तो आपने पाई आर वन स्क्वायर पाई आर टू स्क्वायर नहीं लेना, पाई आर वन आर टू लेना है। ये फॉर्मूला नोट कर लें। फॉर्मूला नोट कर लें कि कॉनिकल वायर के केस में आपने क्या करना है, पाई आर वन आर टू एरिया लेना है। सही है। तो अगर वायर सिलेंड्रिकल है फिर तो पाई आर स्क्वायर है, अगर नहीं है तो पाई आर वन आर टू है। हो गया क्वेश्चन सॉल्व, कुछ बचा ही नहीं क्वेश्चन में। करना क्या है, ये रहा फोर्स बाय एरिया, एरिया की जगह पाई आर वन आर टू, डेल्टा एल बाय एल, क्रॉस मल्टीप्लाई कर डेल्टा एल निकालो आंसर। बस फॉर्मूला पता होना चाहिए कॉनिकल वायर में क्या फॉर्मूला लगेगा, वही चीज़ है। मैं वही तो बोल रहा हूँ आपको, है ही फॉर्मूला बेस्ड सारा काम। ये क्वेश्चन हमने लास्ट टाइम किया था स्टील और कॉपर वाला, याद है, लिखवाया था आपको एक क्वेश्चन, ये वही है। इसमें दो की जगह तीन वायर्स हैं, तो पहले आप डेल्टा एल इसका निकालो, फिर इसका निकालो, फिर इसका निकालो, तीन केस बनेंगे। पहले फर्स्ट केस का डेल्टा एल, सेकंड का, थर्ड का, फिर टोटल एक्सपेंशन के लिए तीनों को ऐड। ये हमने किया हुआ है तो इसको रिपीट हम नहीं करेंगे, ये करेंगे। ऐसे क्वेश्चन बहुत दिखेंगे आपको पेपर में, ये एक बार देखें।
ये प्रॉब्लम सर्कुलर मोशन की थी जिसको कॉनिकल पेंडुलम बोलते हैं, अगर वो थोड़ा सा याद हो बता देता हूं। अ स्टोन 0.5 kg का is attached to one end of a 0.8 meter long aluminium wire of diameter given, diameter इसलिए given है ताकि क्रॉस सेक्शन एरिया निकल सके उसका। सस्पेंडेड वर्टिकली, एक स्टोन को एक स्ट्रिंग से वर्टिकल लटका दिया, स्टोन इज नाउ रोटेटेड इन हॉरिजॉन्टल प्लेन, ये रहा हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो एक कॉनिकल पेंडुलम बन गया, कोन की तरह घूम रहे हैं पत्थर। आपको बताना है कि ये इलास्टिक स्ट्रिंग है जिसे आप घुमा रहे हो, वो स्ट्रिंग कितनी लंबी हुई डेल्टा एल बताओ, और यंग्स मॉडुलस उसने आपको दे दिया एल्यूमिनियम का। तो रूल नंबर 1, जब आप सर्कुलर मोशन में एक वायर को घुमाएंगे एट एन एंगल ऑफ थीटा और वेट इसका mg, तो याद करो ये हमने किया था सर्कुलर में, ये थीटा तो ये भी थीटा, तो टेंशन के कंपोनेंट्स हो जाएंगे t cos थीटा t sin थीटा, और t cos थीटा किसके इक्वल होता है mg। तो पहली इक्वेशन t cos थीटा इज इक्वल टू mg। आपको वायर में डेल्टा एल निकालने के लिए वायर के अंदर फोर्स चाहिए होगी, और वायर की फोर्स को क्या बोलते हैं, टेंशन। तो सबसे पहले आपको m पता है, g पता है, और cos ऑफ 85 डिग्री भी पता है 0.0872, तो यानी कि आपके पास क्या आ जाएगा, t की वैल्यू आ जाएगी। टेंशन कैसे निकलेगी समझ में आ रहा है, जब जब वायर टेढ़ी होती है तो t cos थीटा किसके इक्वल है, mg। तो यहां से t की वैल्यू आ गई, बस फिर यंग मॉडुलस लगा लो, फोर्स बाय एरिया डेल्टा एल बाय एल, क्रॉस मल्टीप्लाई करके डेल्टा एल निकालना, t आप यहां से निकाल के यहां पुट कर दें, एरिया आपको पता है, लेंथ आपको पता है, यहां से आंसर आएगा। पहला काम सिर्फ इसमें यही इंपॉर्टेंट है, हाउ टू कैलकुलेट यंग टेंशन t, क्योंकि अगर स्ट्रिंग सीधी होती है फिर तो t mg के इक्वल हो जाता है, पर अगर टेढ़ी होती है और घूम रही होती है तो t cos थीटा mg के इक्वल होता है, तो वहां से t की वैल्यू आएगी। बाकी तो नॉर्मल है यंग मॉडुलस का, बाकी प्रॉब्लम नहीं है इसमें। बट आपको आइडिया समझ में आ रहा है कि क्या आइडिया है इसमें, इस क्वेश्चन को कैसे करना है, ये पॉइंट किसी को कोई डाउट इसमें?